हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट डिमांड मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। एग्रीगेट डिमांड थोड़ा बड़ा बनाया था क्योंकि उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना था, ज़्यादा करना था। बच्चों ने डिमांड भी किया था कि इसको थोड़ा जितना क्लास में पढ़ाते हैं उतना बढ़ाइएगा ताकि हमें कभी ना भूले। तो उम्मीद करता हूं कि एग्रीगेट सप्लाई भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली क्या होता है? सप्लायर कौन होता है इकोनॉमी में? सप्लायर कौन होता है? प्रोड्यूसर्स। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो प्लान्ड होता है, एग्रीगेट सप्लाई भी प्लान्ड होगी। सीधी सी बात है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट कमिंग जो ईयर है, कमिंग ईयर में जितना प्लान हो रहा है एग्रीगेट डिमांड का, सप्लायर भी उतना सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे होंगे या दे हैव विलिंगनेस टू सप्लाई। तो टोटल देखा जाए एग्रीगेट डिमांड के बराबर वो सप्लाई देना चाहेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे लाना मकसद होता है। और सप्लायर हमेशा एक चीज ध्यान देता है, एक चीज ध्यान देना कि केनिसियन ने जो थ्योरी दी है, जो केनिसियन की थ्योरी है, कीन्स ने जो प्रोफेसर जेम्स कीन्स ने जो थ्योरी दी है वो शॉर्ट रन में दिया है। उन्होंने इसके पहले क्या था, जो सेज लॉ या फिर कह सकते कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या था कि प्रोडक्शन पे था। और ऐसा माना जाता था कि पूरी इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी सबको एम्प्लॉय कर दिया गया, यानी फुलर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। यानी सप्लाई मोर एंड मोर, प्रोड्यूस मोर एंड मोर, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ और बिक तो जाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन जो 1939 के बाद 29 के बाद जो बहुत बड़ा रिसेशन हुआ था वर्ल्ड वाइड, तो ब्रिटेन के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जेम्स, उन्होंने ये बात बताई कि हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, आज उसको पूरा डिटेल में बात नहीं करना है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी कि हम जरूरी नहीं कि जितने भी हैं रिसोर्सेज हमारे पास सबको एम्प्लॉय कर दें, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हम इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। तो क्या होता है कि जितनी, अब बीच में क्या होता है कि सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। डिमांड तो क्या होता है, डिमांड तो अचानक बढ़ भी सकती है। जो प्लान डिमांड है उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक्चुअल डिमांड वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन क्या सप्लाई चेंज हो पाती है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि शॉर्ट रन में इतना आसान है नहीं कि उसको कर दें। तो हम क्या करेंगे आज एग्रीगेट सप्लाई में, यानी जितने भी सप्लायर्स हैं पूरी इकोनॉमी में, जैसे जैसे वो प्लान कर रहे हैं और जितना प्लान कर रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको हम देखते हैं कि सप्लाई बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एक चीज ध्यान देना है कि इनकम फ्लो आपने पढ़ा होगा, जैसे ये हाउस होल्ड है और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हाउस होल्ड सेक्टर इसको देता है। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे प्रोड्यूसर्स पूरी इकोनॉमी में मिलकर प्लान करते हैं कि हम इतना सप्लाई करने वाले हैं, इतना प्लान करने का, उतना सप्लाई करने का मन बनाते हैं। यानी दे हैव विलिंगनेस टू सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो उनके दिमाग में वो चीज रहता है कि डिमांड इतना होने की उम्मीद है तो सप्लाई भी हम इतना करने वाले हैं, इतना हम तो इसको अगर एग्रीगेट डिमांड को प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं तो इसको एग्रीगेट सप्लाई को क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई को हम प्लान्ड आउटपुट भी बोल सकते हैं। प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, प्लान्ड आउटपुट क्यों? क्योंकि ये भी आगे डिमांड के हिसाब से उसको आउटपुट करने का जो प्लान होता है उसको प्लान्ड आउटपुट हम कह सकते हैं। तो एग्रीगेट, तो इसमें होता क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर रेंडर करता है सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में क्या करता है? पेमेंट करता है, जिसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। नेशनल इनकम में ये सब चीजें अच्छे से पढ़े थे आपने, और इसको इनकम फ्लो बोलते हैं। तो फैक्टर पेमेंट जब यहां से यहां आता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो क्या इसके लैंड के बदले क्या आएगा? रेंट आएगा। यानी रेंट हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, ये सारी जितनी भी फैक्टर पेमेंट के तौर पे यहाँ पे आते हैं, पूरी इकोनॉमी में अगर सम टोटल करें, जितने भी फैक्टर पेमेंट हो रहे हैं या जितने भी इनकम जनरेटेड होते हैं या इनकम का जितना भी फ्लो होता है पूरी इकोनॉमी में, इनकम का फ्लो यही है, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। अच्छा, प्रोड्यूसर को भी इनकम जनरेट प्रोड्यूसर भी करता है। प्रोड्यूसर को इनकम जनरेट कैसे होता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के बाद जो कुछ भी बेचता है यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं? फिर वही पेमेंट उठा के, जैसे
प्रोड्यूसर ने सब सब कुछ बेचा, जितने जितने अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ है, जो भी आउटपुट हमारा होता है, जैसे 10 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़, अगर 10 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ है, 10 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बिकेगा। खरीदार कौन होंगे? ये हाउस होल्ड सेक्टर ही होंगे। ठीक है, अब ये सारे के सारे बिक गए तो इनकम का फ्लो यहाँ पे भी है, इनकम का फ्लो यहाँ पे भी है, क्योंकि ये जो पैसे जनरेट होके यहाँ पे आएंगे, पैसे इनके पास आएंगे तो ये खरीदेंगे। यानी ये फ्लो दोनों देखा जाए तो इक्वल हो जाता है। जितना फैक्टर पेमेंट जनरेट होता है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे ये मेजर किए जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट किसके लिए होती है? प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर जो दे रहा है उनको पेमेंट इनके लिए है, पेमेंट भी कर रहा है, उसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इनके लिए वो फैक्टर इनकम है। अगर इनके पास इनकम जनरेट होगा तो ऑब्वियसली वो खर्च करेंगे, वो इनकम को यहाँ पे लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि इनकम का फ्लो यहाँ भी है, इनकम का फ्लो यहाँ पे भी है। इसको मैं जरा और क्लियर कर दूं, प्रोड्यूसर सेक्टर जो क्या करता है, प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज ये यहां से यहां तक भेजता है, तो भेजेगा नहीं। अब ये क्या करेंगे? उसके बदले पेमेंट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड, ये डायरेक्शन है, यानी हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, ये क्या होगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनके पास जैसे इनकम आता है, प्रोड्यूसर ने पूरा इनकम, पूरी इकोनॉमी, सारे के सारे जितने भी इनकम जनरेट हैं, अब देखो कि इन नेशनल इनकम निकालने के कितने तरीके होते हैं। इनकम मेथड से निकालते हो तो सारे फैक्टर, जितने भी फैक्टर इनकम होते हैं, सम टोटल कर देते, नेशनल इनकम निकल के आ जाता है, जिसको बोलते हैं एनपीएफसी। निकालते हैं उसके बाद नेशनल निकाल करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो पैसा उसको भी सम करते हैं। तो नेशनल इनकम जो कई मेथड से निकालते हैं, इनकम मेथड से, यानी जो पेमेंट जितना भी इसके पास जनरेट हुआ है वो सबको टोटल कर दे पूरी इकोनॉमी में, तो नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आ जाता है। इसके बराबर एक्सपेंडिचर कौन सा है? ये हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खरीदता है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टर भी तो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी इन्वेस्टर है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हाउस होल्ड भी भाई जितना उसको खाना पीना है, खाने होने के बाद अपने फैमिली को कैरी ऑन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो भी वो खर्च करता है, यानी जो उस नेचर का होता है जो जहां से रिटर्न नहीं मिलता, उसके अलावा उसके पास और होते हैं तो उसको भी खर्च करता है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन वो करता है, तो पैसा रुकता नहीं है, ये सारा का सारा फिर से वो क्या होता है, जो भी इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर। पूरी इकोनॉमी में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर के मेथड से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, इनकम मेथड से निकालेंगे तो उतना ही आएगा। यानी टोटल देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी में, अब मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा बहुत लंबा करूंगा। पूरी इकोनॉमी में जितने भी इनकम जनरेट होते हैं उनको सम टोटल कर दे, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, ये तो लास्ट कुछ दो सेकंड थर्ड चैप्टर में ये बताया गया है, इसको यहाँ पे बताना पड़ा। अगर हम डायरेक्ट एग्रीगेट सप्लाई द सम टोटल ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, तो शायद बात समझ में ना आए, सबके समझ में ना आए। बट अगर बता दूं कि इनकम कैसे होता है पूरी इकोनॉमी में, तो इनकम के जितने भी जैसे भी फ्लो आते हैं, यहाँ से भी इनकम का फ्लो, ये भी इनकम का फ्लो है। ठीक है, तो सारे इनकम को ये चाहे ये कहें चाहे ये कहें, बराबर है, अलग अलग नहीं है वो दोनों। ठीक है, क्योंकि जितना इनकम हम जनरेट करते हैं उसको पूरा खर्च कर देते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल सम टोटल ऑफ इनकम फ्लो इन द इकोनॉमी एन अकाउंटिंग ईयर, यानी नेक्स्ट में ये भी प्लान होता है, आगे आने वाले सालों में जितना भी इनकम का जनरेशन होने वाला है, जनरेशन हो रहा है, जनरेट किया जा रहा है, उसको हम टोटल कर दें तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई अल्टीमेटली क्या कहलाएगा? क्योंकि जो जितने भी इनकम है उनको सम टोटल करेंगे तो क्या निकल के आ जाता है? नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को किससे करते हैं? वाई से। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? डेफिनेशन इसका सिंपली आप बता सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई इज द प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड आउटपुट बोलो, या फिर आप ये कहो कि सम टोटल ऑफ इनकम फ्लो इन द इकोनॉमी, राइट, एंड अकाउंटिंग ईयर फॉर द, इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है? इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी आगे आने वाले साल में एक में जितना भी इनकम का फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसको सम टोटल कर दे तो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। अल्टीमेटली वो नेशनल इनकम हो जाता है, राइट। इसको कौन करता है? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
प्रोड्यूसर जितना भी प्रोड्यूस करने की प्रोड्यूसर जो भी वो सारा का सारा खुद कहलाता है। तो अब कि एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकम आपके पास अगर आ रहा है 100 रुपीज आ रहा है तो क्या करेंगे। पहली बात कि आप खर्च करेंगे, ऐसे जरूरतों पे खर्च करेंगे जहां पे आप अपना फैमिली या खर्च करने वाले हैं जिससे आपका सर्वाइवल हो। वो अगर आपके पास यानी इनकम जो हो, इनकम दो पार्ट में चला जाएगा। इनकम के कंपोनेंट्स की बात करें तो दो जगह, एक तो कंजम्पशन था, कंजम्पशन वहां भी था, एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन था, और दूसरा पार्ट क्या क्या रहेगा, या तो इनकम अगर जितना इनकम आ रहा है 100 रुपया आ रहा है 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कुछ नहीं बचा, 100 रुपये में 2 रुपया खर्च करते हैं तो बचा कितना 10 रुपीज, यानी वो क्या कहलाएगा सेविंग। प्लस एस components of y या components of as is allocated in two parts, c consumption, s is saving, यानी इनकम इज either consumed or saved। तो ये एग्रीगेट सप्लाई के ये कंपोनेंट्स है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है सी प्लस एस, और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या थे, एग्रीगेट डिमांड के सी प्लस आई। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड होके हम एक शेड्यूल बनाते हैं, दैट शेड्यूल इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, एएस शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड जैसे शेड्यूल बनाया था वैसे एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे, राइट। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल में आप देखो कि सेविंग एक्स्ट्रा हो रही है, तो सीधी सी बात है कि इसका अगर हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई का तो ये भी इनकम के लेवल पे आएगा, क्योंकि इनकम पे डिपेंड करता है इस पे कि इनकम लेवल कैसे बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी। एग्रीगेट सप्लाई यानी ये इनकम हो गया और कंजम्पशन है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है एस, सी प्लस एस, और ये है एएस। एएस यानी इनकम लेवल हमने जो भी शेड्यूल लास्ट में रखा था सेम शेड्यूल यहां पे भी रखेंगे। जीरो इनकम लेवल 50, 100, 150, 200, 250, बस इतना ही था। कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होता है, कंजम्पशन आपको दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड -20, सॉरी कंजम्पशन जो होगा वो माइनस में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये 20 और 40 के रेंज में आप इसको बढ़ाते चले जाओ, 60, 100। यहाँ देखो जो इनकम है वही पूरा कंजम्पशन है टोटल, इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ऑल द इनकम्स आर कंज्यूम्ड। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 140, 140, 180, 220। अब सेविंग निकालेंगे क्योंकि हमारा कंसर्न जो है एग्रीगेट सप्लाई में क्या है, सेविंग है। सेविंग एस का टोटल कंपोनेंट क्या होता है, सी प्लस एस। सेविंग देखो, अगर सेविंग की बात करें तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस यहां पे दिया है, y इसको y भी कह सकते हैं या एस भी कह सकते हैं, सी प्लस एस होता है। तो सीधी सी बात है कि s निकालना हो तो y माइनस सी हो जाएगा, s इज इक्वल टू y माइनस सी हो जाएगा। या ऐसे कहें कि सेविंग, सीधी सी बात है कि 0 रुपए का भी कंजम्पशन है तो सेविंग तो क्या है, माइनस में ही है। ठीक है, या तो पैसा हुआ है या तो फिर किसी से लेके बोरो करके हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेविंग। अब सेविंग को कैसे निकालेंगे, y माइनस सी, y माइनस सी निकालना हो तो 0 माइनस 20 इज इक्वल टू -20, और ये माइनस, ये कितना आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे अब यहाँ से सेविंग स्टार्ट होती है, यानी जब प्लस में आएगा सेविंग तो ये सेविंग हो जाएगी। अच्छा, 0 से 0 तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, इसके पहले जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस सेविंग, और इसके बाद का जो कहलाएगा वो सेविंग कहलाएगा, राइट। 10, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, देन 30, यानी यहाँ से सेविंग स्टार्ट होती है। अब एएस की बात करें तो एएस में दो कंपोनेंट्स आते हैं, सी प्लस एस। अब सी प्लस एस कर लो, ये रहा सी, ये रहा एस, दोनों को अगर आप सम अप करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 0 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 50 आ जाएगा, एंड दिस 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, 120 प्लस 10 इज 150, and this one is 200 and this one is 250। अब एक चीज ध्यान, क्यों कहा जा रहा है कि एएस ही इन नेशनल इनकम है,
नेशनल इनकम एएस क्यों है? आप देख लो, जो ये टेबल आप देख लो, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों इक्वल हुआ, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250 बोथ आर इक्वल। तो अब ये कह सकते हैं कि y इज सेम एज एएस, y ही एएस है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब इसी शेड्यूल को ग्राफिकल प्रेजेंट करें तो इसको क्या बोलते हैं कि एएस शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड एएस शेड्यूल। इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा आएगा कर। इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, बाकी शेड्यूल को रहने दे रहा हूं। छोटा सा ग्राफ यहां पे बन सकता है। ग्राफ कैसा आएगा इसका? इस एक्सिस पे क्या होगा, ये इनकम लेवल का है, वाई के लिए है, और ये एएस का हो गया, ठीक है। अब देख लो वाई और एएस का अगर हम बात करें तो कितना है, ये वाई ये 50, 100, 150, 200, 250, राइट। और यही स्केल यहां पे भी रख लो, सेम 50, 100, 150, 200, 250, राइट। अब आप देख इनकम लेवल 0, 0 पे कितना है, एएस कितना है, एएस वाला देखो आप 0 है, 0 पे 0, 50 पे 50, यानी देखो जो ये है वही यहाँ पे है। तो इनकम लेवल ये रहा इकोनॉमी का, नेशनल इनकम लेवल है, और ये क्या है, एएस है। यहाँ पे लो ये एएस है, एएस, और ये इनकम लेवल, ठीक है चीजें। अब हम दोनों का कर लेते हैं, वो अलग बात है, एक ही ग्राफ दोनों का आएगा क्योंकि दोनों इक्वल जा रहे हैं। तो ये 50 ये भी 50, ये 100 है तो ये भी 100 है, यहाँ पे ये 150 ये भी 150, ठीक है, तो इक्वल जा रहा है। अगर देखें इसको मर्ज करें तो 45 डिग्री पे चला जाएगा, जिगजैग नहीं होगा, यहाँ पे जिगजैग दिख रहा होगा, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो जिगजैग नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, एंड दैट इज 45 डिग्री। ये 45 पे लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये क्या हो गया, एएस का हो गया। अब देख लो एएस भी वही है, और एएस इज इक्वल टू वाई, ये इनकम लेवल तो है ही, यहां पे भी एएस भी वाई ही हो गया, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस एस, ठीक है। तो जब भी इनकम का बनाना हो ग्राफ या कर्व, तो आप इसको किस पे बनाएंगे, 45 डिग्री पे बनाएंगे। क्यों? इसका दूसरा लॉजिक भी है कि इक्वल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस चेंजिंग, जो चेंज हो रहा है दोनों में, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इनकम को देख के एएस बढ़ता चला जा रहा है। अब सीधी बात है कि इससे अगर इसकी बात करें, इसको रिलेशन अगर करें एग्रीगेट सप्लाई का इनकम के साथ, कैसा रिलेशन है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जितना जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, इक्वल डिस्टेंस में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि 45 डिग्री पे आएगा। ये क्या है कि वाई एक्सिस पे क्या है, एएस है, एक्स एक्सिस है, वाई जो मैं लिख रहा हूँ वाई एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस इनकम है, वाई को वाई से करते हैं इनको हमेशा, एक चीज ध्यान दें। अब दोनों का अगर देखा जाए तो एंटायर एंगल विल कवर 90 डिग्री, पूरा जो है जो देख रहे हो आप एरिया, वो कितने पे है, 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री में फिर आधा जितना इसका है इनकम का, उतना ही इसका है, तो 45 देखा जाए तो तभी हाफ हाफ में रहेगा, देयर विल बी टू हाफ्स। 90 डिग्री को अगर टू हाफ्स में अगर आपको डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, 45 डिग्री के लिए एएस होगा, 45 डिग्री के लिए इनकम भी हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एएस कर्व। ये है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई यानी सम टोटल ऑफ इनकम फ्लो इन द इकोनॉमी, ये आप बोल सकते हो, या फिर द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर्स एंड इट इज प्लान्ड। अब चूंकि वो रुपीज काउंट हो रहा है, ये भी रुपीज काउंट होगा, अल्टीमेटली आउटपुट जो होगा वैल्यू में तो आएगा ना, तो रुपीज में आएगा, क्योंकि डिमांड टोटल जो होता है वो किसमें आएगा, डिमांड किसमें, रुपीज में आया, रुपीज में आएगा, आउटपुट है, उसको सेल करेंगे तो इनकम होगा, तो रुपीज में ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एग्रीगेट सप्लाई
के बारे में शेड्यूल और डायग्राम बना लेना और डेफिनेशन। ठीक है, एक चीज का भी ध्यान रहे कि एग्रीगेट सप्लाई भी जो होता है वो भी प्लान होता है, एग्रीगेट डिमांड को देखते हुए होता है, और इनकम के साथ साथ इसका कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज कि एग्रीगेट सप्लाई होती है वो प्राइस लेवल पे भी होती है। एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं होती है, जनरल प्राइस की बात होती है। पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका एवरेज निकाल के तब जाके हम जनरल प्राइस हैं। तो जनरल प्राइस लेवल पे जो होता है एग्रीगेट सप्लाई कितना प्लान हो रहा है, प्रोड्यूसर्स कितना प्लान कर रहे हैं, उनको सम टोटल तो मार्केट वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्या क्या बताने वाले हैं, वो फाइनल होगा वो इस चैप्टर का, दैट इज फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें है, वो फैक्ट्स आपको बताएंगे। वाइंड अप हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक और अनाउंसमेंट, कल सैटरडे है, लास्ट मैंने फर्स्ट टाइम लाइव किया था, तो बच्चों ने कहा था कि सैटरडे को लाइव आइए, तो मैं टाइम आपको अभी ऐसे बता दे रहा हूँ। कल का जो 7:30 रहेगा लाइव टाइम, तो आप ज्वाइन करें, उसमें क्लियर किए जाएंगे। 11 12 दोनों लोग ज्वाइन करें, 11 के भी स्टूडेंट्स और 12 के भी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए।